चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो आपका ईवीएस का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्वायरमेंट साइंस का। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्वायरमेंट साइंस के भी 15-20 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। 1 से 2 लेक्चर और चलेंगे आज लगा करके। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है ईवीएस का, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा ही सब्जेक्ट है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से निश्चित तौर पे हर एक एग्जाम में बीपीएससी क्वेश्चन डालती है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ईवीएस को अच्छे से पढ़िएगा, चूंकि खास करके 1 to 5 वाले, बाद बाकी ऐसा नहीं है कि 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 में नहीं पूछे जाएंगे। ईवीएस बीपीएससी आपके जनरल अवेयरनेस में पूछ ही सकता है, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा टॉपिक है कि आप यूपीएससी में भी देखिएगा कि वहां से जनरल अवेयरनेस में, जनरल स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने लिखने का एक उद्देश्य होता है, जो आप पर्यावरण है उसके साथ समन्वय बना करके रखिए। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से हो सकता है, या सरकार क्या उपाय कर रही है, जैव विविधता क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो इकोलॉजी जो है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से निश्चित तौर पर उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ईवीएस जरूर, थ्योरी हमने दे दिया था उसको जरूर आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, जो 50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके किसी भी, जो भी आपका फॉर्मेट है, 6 to 8 हो, चाहे 9, 10 हो, चाहे 11, 12 हो, तो सब में आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, 1 to 5 में क्लियर लिख दिया गया है कि ईवीएस के प्रश्न होंगे, लेकिन अन्य एग्जाम जो भी है आपका एसटीईटी के तहत, जो आप 9, 10 या 10+2 में बैठेंगे, तो उसमें भी आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के में आपको ईवीएस के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और बीपीएससी का हर एक एग्जाम में आप देखिएगा कि ईवीएस के क्वेश्चन निश्चित तौर पे वो डालता है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, तो जो जो छोटा टॉपिक है जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो वहां से जहां से स्कोर हो सकता है, और वही टॉपिक मैं पहले आपको करवा रहा हूं जहां से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए टॉपिक को। और जो जो मेन थीम है, देखिए, जो मेन थीम नहीं है उसको आप ऐसे भी बना लीजिएगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ईवीएस का, जो चीज जानकारी होना जरूरी है, जो भी वैश्विक स्तर की संगठन है या आपके भारतीय स्तर का जो संगठन है, और जो वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो सब के बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी रहता है। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि हमने शायद यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। पृथ्वी, ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये निश्चित तौर पे यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार। हो सकता है बहुत लोग जो है पिछले क्लास में नहीं थे, सॉरी। चलिए, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डेट का है, और खास करके पर्यावरण से रिलेटेड जो दिवस है वो अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वेटलैंड डे जो है आपका, नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह बीपीएससी पूछ चुका है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेटलैंड डे 2 फरवरी, या नम भूमि दिवस। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है, खास करके 1 to 5 वाले एकदम रट्टा मार लीजिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर VVI का स्क्वायर इसको कहिए। ठीक है, ओजोन दिवस, ओजोन जो परत है O3 के बारे में बताएंगे, वहां पे
O3 गैस रहता है। और ओजोन परत में अब क्या हो रहा है कि क्षय हो रहा है, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये पिछले क्लास में भी हमने बता दिया था। और इसी दिन आपका इंदिरा गांधी का जन्म दिवस भी है, 19 नवंबर। अब देखिए यहाँ पर ये सब हो गया था, ये कई बार पूछा जा चुका है आपका। उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो चिपको आंदोलन किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एपिको आंदोलन जो है पी हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में किया गया था। शांत घाटी जो साइलेंट वैली है वो केरल में है, वहां पे सलीम अली के द्वारा किया गया था। और नर्मदा बचाओ गुजरात मध्य प्रदेश में है, ये मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। तो ये आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो नेतृत्व करता है उससे निश्चित तौर पे कई एग्जाम में आज तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो सब पॉइंट्स है वो सब एकदम आप लोग 4 बार 5 बार, अभी से 10-20 बार पढ़िए उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं जो उत्तर भारत में जो भारत का वन अनुसंधान संस्थान है, कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है, देहरादून में है, उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है, याद रखिएगा। वन्य जीव संस्थान भी आपका जो है देहरादून में है। हाँ, 15 से 60 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है ओजोन परत। चलिए आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं 110% सफल होंगे। और तब मजा आएगा और हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है, जब आप लोग सफल होइएगा। और उम्मीद है कि जो भी लोग जुड़े हैं निश्चित तौर पे सफल होइएगा। बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ कह रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। दिल्ली में आपका राष्ट्रीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है, ठीक है। तो ये देहरादून वाला वन अनुसंधान संस्थान अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है हम खुद आपको बता देते हैं। आयुर्वेद संस्थान आपका राजस्थान जयपुर में है, ये सब पिछले क्लास में भी हो गया था। चलिए इसको बैक करते हैं। चलिए ये पिछला क्लास वाला आपका हो ही गया था, इसके आगे नहीं है इसमें, इस पेज में ये हमने पढ़ा ही दिया था पूरा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था आपका। चलिए ये आज का जो ये लेक्चर था ये सारा हो गया था, ठीक है। मैं दूसरा पेज अभी ले रहा हूँ, आप लोग 2-3 सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अब सोचेंगे क्लास एंड हो गया। मैंने इसमें पीडीएफ वो पेन ड्राइव में नहीं डाला था, वो मैं डाल लेता हूँ। और आप लोग को हमने भेज भी दिया था पूरा कंप्लीट करके ईवीएस को। तो आप लोग जो है ईवीएस आप लोग के पास कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट वाला मैं बस ले लेता हूँ। आप लोग लाइन पे ही बने रहिएगा, थोड़ा सा मैं पेज निकाल लूँ। जहाँ तक हमने ये पूरा कर ही लिया था यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप पर तो भेज दिया, लेकिन मैंने खुद उसको अपने पेन ड्राइव में नहीं डाला था, तो उसको मैं डाल लेता हूँ। पर्यावरण ईवीएस कंप्लीट, ठीक है।
चलिए यही पेज था। हाँ, जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जो 7070 वाला है, नीचे रोटेट हो रहा है, उस पे आप अपना नाम लिख करके भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। बस आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी लोग भेज देते हैं, तो सबको मैं जोड़ नहीं सकता। इसीलिए जो भी लोग भेजेंगे तो साथ में पेमेंट स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे। चलिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर भारत का जो आपका राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है, उसके बारे में। जम्मू कश्मीर में आपका सलीम अलीम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दाची गामा राष्ट्रीय पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए महान हिमालयन नेशनल पार्क है, शांत मरुस्थल भी है, रोहला भी है, पीत वैली भी है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट आप लोग याद करके रखिएगा। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजा जी उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी अति महत्वपूर्ण है, इसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में। और जिम कार्बेट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था जिम कार्बेट, और ये आपका उत्तराखंड में ही है। तो फूलों की घाटी भी नंदा देवी, या फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? ये भी अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ही है, सारा जो नोट्स है उसमें इंपॉर्टेंट ही है। सारा आप लोग कम से कम 20-25 बार अभी से पढ़िएगा। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब राजस्थान वाला अति महत्वपूर्ण है, जैसे थार, थार तो आप जानते हैं थार मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद सरिस्का, सरिस्का रणथंभौर, रणथंभौर रॉ से रणथंभौर, रॉ से राजस्थान। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, ये भी आपका राजस्थान में है। सरिस्का, थार, रणथंभौर और केवलादेव ये कहाँ पे है आपका? तो पश्चिम भारत के क्षेत्र में, और ये है आपका राजस्थान में। तो याद रखिएगा आप, सरिस्का, थार, रणथंभौर और केवलादेव ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो ये आपके राजस्थान में हैं। घना पक्षी अभयारण्य भी आपका राजस्थान में ही है। गुजरात में आपका कच्छ का रण आप लोगों ने सुना होगा, जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है गुजरात, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपका गुजरात में है। लेह लद्दाख और ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे नंबर पे है। तो कच्छ का रण जो जगह है वो आपका जंगली गधा के लिए जाना जाता है। गिर में शेर, गिर जो है शेर के लिए जाना जाता है। और गिर वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ये भी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो गिर कहाँ है? गिर, गौ से गुजरात, गौ से गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय पार्क भी है, चूंकि गुजरात समुद्र के किनारे है, तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क पूछे कहाँ है? अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ है समुद्री राष्ट्रीय पार्क? तो गुजरात में है। चलिए, अब आते हैं आपका महाराष्ट्र का मेला घाट बाघ अभयारण्य है, महाराष्ट्र में है। गोवा में बोंडला, उसके बाद मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। कान्हा वाला पूछा जा चुका है, कान्हा कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो आपका मध्य प्रदेश में है। पालपुर, बांधवगढ़ भी पूछा जा चुका है कई बार। बांधवगढ़ जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है, सतपुरा के घने जंगल में ये पंचमढ़ी पहाड़ी है, स्थित है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ में है। ये सब आपको याद करने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस सुना दे रहे हैं आपको। हाँ, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। डेल्टा समझते ही होंगे आप लोग, जहाँ पे नदी का अंतिम मुहाना होता है, और जब नदी जो है कहाँ पे मिलती है? तो समुद्र में, महासागर में मिलती है। तो एक लंबे भूभाग में जो है वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो कि नीचे में जल लगा होता है, पानी में ही वह वन हो जाता है, और बहुत विशाल पेड़ होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, तो ये आपका एक रोर मूवी आया था, वो पूरा सुंदरवन के डेल्टा में ही शूट हुआ था। तो सुंदरवन का वहां पे है। तो सुंदरवन, सुंदर जो है एक लकड़ी का नाम है, वो वहां पाए जाते हैं। और वहां पे बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। ज्यूरा, बुक्सा, ये सब कहाँ पे है?
पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर, सुंदरबन का डेल्टा में भी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अब उड़ीसा का उषा कोठी, सिमलीपाल, ये पूछा हुआ है, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। भितरकनिका, ये भी आपका उड़ीसा में है, झारखंड में बेतला है। उसके बाद आप कर्नाटक में बांदीपुर पूछा जा चुका है, बांदीपुर कहाँ पे है, दक्षिण भारत में, तो कर्नाटक में है। चलिए जो जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद शेषाचलम, श्रीशैलम, पार्वल आंध्र प्रदेश में है। किरीकली, किरीकली पक्षी अभ्यारण्य बिहार तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये जैव विविधता सबसे ज्यादा यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था 68 बीपीएससी में, ठीक है, तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पर केरल, अगस्त मलाई, केरल और तमिलनाडु, नीलगिरी केरल और तमिलनाडु के बीच में है। नीलगिरी का पर्वत है ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट केरल से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। शांत घाटी भी केरल में ही है, साइलेंट वैली आप जिसको कहते हैं, शांत घाटी। एराविकुलम भी आपका केरल में भी है। पिन्नार भी, पेरियार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जंगली हाथी के लिए जाना जाता है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है, अति महत्वपूर्ण है, जंगली हाथी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एकदम महत्वपूर्ण है पेरियार, पेरियार अति महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है, तो पेरियार केरल में है और जंगली हाथी के लिए जाना जाता है। पेरियार एकदम याद रखिएगा, वीवीआई का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब असम में आपका औरंग नेशनल पार्क है। मांजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको कहा जाता है। काजीरंगा जो कि गेंडा के लिए फेमस है, वो कहाँ है, असम में ही है, अति महत्वपूर्ण है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस दोनों, मानस बाघ के लिए फेमस है जबकि काजीरंगा गेंडा के लिए। तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो गेंडा के लिए फेमस है और ये असम में है, अति महत्वपूर्ण है। काजीरंगा, गेंडा कहाँ है, असम में है। मानस बाघ के लिए कहाँ है, तो असम में है। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। अब याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है दिहांग देवांग पाकुई नामदफा, नामदफा अति महत्वपूर्ण है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। लामजाओ, लामजाओ जो अभ्यारण्य है वो मणिपुर में है। मिजोरम में दम्फा है, मिजोरम में क्या है, दम्फा है। सारे जितने भी स्टेट में जो भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चर्चा है। मेघालय में नोकरेक है। चलिए आप लोग एक दो बार कम से कम 5-10 बार इसको पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको याद रहेगा। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एक जो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का मुख्यालय मॉर्गन स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में हुआ। तो मेन उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना है। तो IUCN का हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति को कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण इसका मेन उद्देश्य है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड, मार्गस ग्लैंड जगह का नाम है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक का कौन प्रकाशन करता है, तो IUCN करता है। रेड डाटा में वो जीव होते हैं जो कि विलुप्त होने वाले हैं या 50 वर्षों से दिखाई नहीं दिए हैं, तो उनको विलुप्त माना जाता है और उनको रेड बुक डाटा सूची में रख दिया जाता है और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है, IUCN। खास करके इकोलॉजी, इसमें निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेड डाटा बुक क्या है, तो ये क्या है कि विश्व में के विलुप्त जीव जंतुओं की चर्चा इसमें की जाती है कि कौन सा जो जीव जंतु है वो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी 50 वर्षों में वो देखने को नहीं मिला है। अगर जो जीव 50 वर्षों में देखने को नहीं मिलता उसको विलुप्त मान लिया जाता है, इतना जान लीजिए। भारत में मगरमच्छ में ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्स, ठीक है, आदि संकटग्रस्त स्थिति में है। तो मगरमच्छ की प्रजाति है ग्रेट, क्या नाम था, ग्रेट ब्रस्टर। तो ये आपका रेड डाटा सूची में है। यह UN के संख्या नहीं है, संस्था नहीं है, ये UN का, यूनाइटेड नेशन का संस्था नहीं है, ये याद रखिएगा, ये UN का संस्था नहीं है। अब आ जाइए UNEP, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अति महत्वपूर्ण है UNEP। और कब इसकी स्थापना हुई ये भी पूछ सकता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देखिए
जब भी ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए ज्यादा आप लोग फालतू डाटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और बहुत लोग जो है आपको पूरा 2-3 महीना ईवीएस ही पढ़ाएंगे, तो सब चक्कर में मत रहिएगा। जो नोट्स हमने दिया है वो 4 लेक्चर का है, अच्छे से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन क्वेश्चन रहेगा उसी से, आप इतना जान लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और बाहर पूछेगा तो आप लोग आसानी से बनाइएगा, वो आपका बेसिक होगा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अति महत्वपूर्ण है। यूएनईपी का फुल फॉर्म, यह यूनाइटेड नेशन की संस्थान है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1972 में हुई, तारीख है 5 जून, और 5 जून को ही हम लोग पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, अति महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी में है, केन्या में है, और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ये याद रखिएगा। ये बहुत अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या, एकदम याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना जेनेवा में हुई, स्विट्जरलैंड में। सामुद्रिक संगठन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये भी यूएसए की संस्थान है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। बस फुल फॉर्म याद रखिए, और खास करके फुल फॉर्म खूब पूछे जाते हैं यहाँ से। अब जीपीआई क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल। जीपीआई क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1971 में हुई, और वैंकूवर कनाडा में, वैंकूवर यहीं के लिए निकला था ना, काटा था ना एक प्रकरण जो हुआ था, कामागाटा मारू जो प्रकरण था, जो कनाडा के लिए जो सिंगापुर से जहाज गया था, तो वैंकूवर ही गया था कनाडा, जहां पे वहां पे उतरने नहीं दिया गया था। तो ऐसे बस ये याद रखिएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल जीपीआई, ठीक है, स्थापना 1971 ईस्वी में, और स्थल कहाँ पे है? कनाडा का वैंकूवर, यहीं पे आपका ग्रीन पीस ये जब भी पूछेगा तो आपको फुल फॉर्म ही पूछेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और खास करके जैसे आपका वो सब जो हमने बताया, जहां जहां एम्फेसाइज किया, वो सब जैसे यूएनईपी वाला, ये सब पूछेगा। अब आ जाइए पर्यावरण संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में, आपको ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो बचाव करते हैं, उनको ग्लोबल 500 अवार्ड से नवाजा जाता है। कई बार पूछ सकता है कि ग्लोबल 500 अवार्ड क्या चीज से संबंधित है? तो पर्यावरण प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण प्रोटेक्शन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे जो पुरस्कार पर्यावरण से रिलेटेड दिया जाता है, उसमें आपका है अमृता देवी। कौन सा पुरस्कार है आपका? अमृता देवी स्मृति अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। वहीं आपके देश में इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब आपको पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पर पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक जो उपबंध है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, आपका मौलिक कर्तव्य में भी है, डीपीएसपी का भी पार्ट है, 48 का क जो हम लोग पढ़ते हैं, पर्यावरण सुरक्षा हर एक राज्य का दायित्व बनता है। उसी के तहत आपके राज्य में भी देखिए, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन लाया गया, ठीक है। तो जो भी राज्य है वो डीपीएसपी के तहत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जब आपका केंद्र क्या करता है, राज्यों को निर्देश देता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कीजिए, तो उसके तहत पर्यावरण की सुरक्षा को भी यहाँ पे रखा गया है 48 क में, ठीक है। तो वो आपका क्या है कि डीपीएसपी का पार्ट है। सबसे पहले जो अनुच्छेद है पर्यावरण से रिलेटेड,
तो सभी व्यक्तियों को क्या है, अनुच्छेद 21 जैसे आपका जीने का अधिकार है, उसके तहत जीने के अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न यूपीएससी में भी खूब पूछे जाते हैं। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है और यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के, जैसे आपका 21 क्या है, जीने का अधिकार, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग क्या किए हैं कि बीपीएससी टीचर वाले के जगह जो है वो बीपीएससी 68 9th वाला कोर्स ले लिए हैं। अब उनको हम कैसे समझाएं, वो अलग कोर्स है, वो अधिकारी बनने के लिए है 68 9 के लिए। एसडीओ डीएसपी बनने वाले हैं जो लोग, अभी हमारे कम से कम 300 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा है 67th में, तो कम से कम तो उसमें मुझे लगता है कि 50 तो हमारे अधिकारी बनेंगे कम से कम, ठीक है। तो वो अलग कोर्स है जो मैं करवाता हूँ। आप लोग टीचर वाले हैं तो टीचर वाला तो उसमें बीपीएससी टीचर 7th फेज लिखा हुआ है, वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो 68 9th का अलग है वो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कोई भी चीज काम करते हैं तो पूछ लिया कीजिए। तो वहां तो लिखा हुआ है बीपीएससी 68 69th कोर्स, बीपीएससी टीचर 7th फेज, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 21 का जो अधिकार है जीने का अधिकार के तहत, या हो सकता है वो वही वाले होंगे, ठीक है। चलिए जो भी हो, अनुच्छेद 48 को, ये सब क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस में अति महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी हम लोग जब पॉलिटी का जब कल क्लास लेंगे तो कल का जो क्लास होगा पॉलिटी में तो नागरिकता और मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व तो फिर इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। जो 48 को है वो पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है कि हर एक राज्य का दायित्व बनता है कि वह अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे। जैसे बिहार भी अब 48 को के तहत, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो बिहार में वन प्रतिशतता 7.5% के आसपास था, उसको बढ़ा करके 17% का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये सब काम करती है राज्य सरकार। उसके बाद अनुच्छेद 51 को, तो आपका मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आप सुरक्षा कीजिए पर्यावरण का, या जो जीव जंतु हैं पर्यावरण में उसको आप विलुप्त नहीं कीजिए, समाप्त नहीं कीजिए, उसको बचा करके रखना है, ये आपका कर्तव्य भी बनता है। और 51 क में आपको जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसकी संख्या 11 है, उसमें आपका ये भी है पर्यावरण सुरक्षा भी करना है आपको, ठीक है। तो ये सारे जो है अनुच्छेद के तहत प्रावधान है। बहुत सारा आईपीसी की भी धारा है, इंडियन पेनल कोड, जिसके तहत आपको सजा भी हो सकती है, वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए अनुच्छेद 21 क्या है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। 48 को बीपीएसपी का पार्ट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। इसके तहत पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है कि हर एक राज्य पर्यावरण को बचाने का उपाय करेगी। देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत पड़िए, मैं बता दे रहा हूं, जितना भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा मैं बता दे रहा हूं उसका 10% क्वेश्चन भी नहीं लड़ेगा, ठीक है। अगर एनर्जी वेस्ट करना है तो कीजिए। और अभी पहली बार ये एग्जाम होगा बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। और आप देखिएगा जितना भी जो भी बुक छापते हैं पहले से मटेरियल उनका बना रहता है, वो सब एग्जाम में वही डालते हैं, प्लेटफॉर्म सबसे आगे आकर के आपको डाल देगा, ठीक है। और कई लोग वो सबसे पहले निकालता है, उसी नाम पे वो बेच लेता है, और उसके सारे आप देखिएगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दिखाई देगा, और क्वेश्चन लड़ेगा नहीं आपका 10% भी। इसीलिए गलत जगह एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अगर आपको सेट बनाना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव लीजिए और 1 बाय 1 करके बनाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी निकले तब, और थ्योरी को बार बार पढ़िए, दो ही काम कीजिए। और तीसरा प्लेटफॉर्म हो चाहे अन्य जो भी संस्थान जो आपका तुरंत में मार्केट में बुक लाती है उससे बचिए, ठीक है। वो सब सिर्फ बिजनेस करने के लिए है, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, ना बीपीएससी में लड़ता है ना अन्य एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो वो मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं कभी से ऐसा नहीं करूंगा कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट के चक्कर में अपना जो है समय बर्बाद कीजिए। अगर टाइम है तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, उसको बनाइए, वही आपका जो है बेसिक बुक है। चैप्टर वाइज पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा, कहीं से लड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
बिल्कुल लुसेंट को ही आधार बनाइए और थ्योरी को आधार बनाइए, दो ही बुक पढ़िए अगर पढ़ना है मार्केट का बुक तो। नहीं तो हम तो कहेंगे कि आराम से जितना है उसको बार बार पढ़िए, आप देखिएगा वो सबसे फायदा ही नहीं होगा। मुझे पता है कि क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो उठा करके पहले वाला छाप देगा और बीपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करती है, लड़ेगा नहीं आपका, और आप रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन वो क्रिएट करेगी तो कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देगी, इससे रिलेटेड होगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो वो स्पेसिफिक पोर्शन ही कवर होता है उसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अभी फिलहाल आप लोग मार्केट में अभी जो भी है वो सब बस फेक है, वो ऐसे ही आ गया है। बाकी आएगा, थोड़ा सा रिसर्च जो लोग करेंगे, जो लोग लाएंगे अच्छे ढंग से, तो अगर मुझे नजर में पड़ेगा कि कोई अच्छा बुक है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं है, ठीक है। जो भी बुक है वो सब पहले से आप देखिएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन उसका बुक लॉन्च हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के तहत, आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत आपको सजा भी हो सकता है। क्या है प्रावधान, जो आपका 277 आईपीसी की धारा है उसके तहत दूषित जल पर रोक संबंधित प्रावधान है कि आप दूषित जल को, ठीक है, रोकथाम करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद 278 है, वातावरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसान पर रोका जाए। अगर कोई व्यक्ति वातावरण को, जैसे धुआं, आग लगा दिए, धुआं कर दिए या टायर जला रहे हैं, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं थाना में जाकर के, तो उसको रोका जाएगा। तो वहां पे आईपीसी की धारा 278 के तहत, यानी आप सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि नहीं कर सकते हैं। जैसे रात के समय आप लोग डीजे बजाते हैं तो वो 10 बजे के बाद बैन हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो यही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या होगी, वहां पर नुकसान होगी, इसलिए उसको आईपीसी की धारा 278 के तहत बैन कर दिया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण होगा जिससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है लोगों में, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पर्यावरण संबंधित विभिन्न अधिनियम। अभी आप लोग बस थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव जो डालते हैं उसको बनाइए, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए। बुक नहीं है तो आप ऐप, हमने आपको बता ही दिया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर क्यूज लगाते रहिए, देते रहिए, वही आपको एक आधार दे देगा और वहां पे आप पास कर जाइएगा। चलिए, एक मार्क क्या होता है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है, कहीं पे भी आप देखिएगा जो आपका स्वच्छ शुद्ध प्रोडक्ट होगा तो उसमें एक मार्क का चिन्ह होगा कृषि से जुड़ा हुआ, तो उसको प्योर प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। तो एक मार्क का जो है 1937 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में पर्यावरण के विकास से जोड़ा गया था यहाँ पे, और चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि का भी विकास सर्वाधिक हुआ था, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कृषि से जुड़ी हुई है और यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला था। ऐप बताए ना, लूसेंट का आता है आपका क्यूज ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आप लिखिएगा ऐप में लूसेंट क्यूज आ जाएगा आपका, ठीक है। उसको वो सब आधार है, ठीक है। अब बाद में कि मार्केट का बुक कुछ से कुछ हल बल टाइप करके टाइप करवा ही रखता है, वो सब डाल देता है, अपना बेच लेता है, वो अलग बात है, लेकिन वो सबसे बचिए। अभी बीपीएससी है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, ये कोई आम एग्जाम नहीं है जो आपको कोई भी बना देगा। देखिए, सबसे पहले जरूरी तो है कि बीपीएससी पे जो लंबे समय से अध्ययन किए हैं या कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, और जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है, ये लोग बस क्वेश्चन को टाइपिंग करवा के रखते हैं, जो भी मार्केट में एग्जाम आया तुरंत मार्केट में लॉन्च, देखिएगा तुरंत, रातों रात। तो ना रिसर्च होता है ना कुछ होता है, केवल क्वेश्चन का आदान प्रदान होता है, उससे क्या होगा, ना कॉन्सेप्ट होगा ना कुछ होगा। पर्यावरण के विकास से जोड़ने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला। तो एक चीज और याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका किससे संबंधित है, तो कृषि विकास से संबंधित है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अति महत्वपूर्ण है, 1972 ईस्वी में।
इस बार एक क्वेश्चन पूछा था 68 में टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि 1983 में आया था, ठीक है, 1973 में शायद, ठीक है, अभी आगे आएगा वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इस बार के 68 बीपीएससी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके ईवीएस के थे। अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो आप लोग को हमने पढ़ा भी दिया, 1983 में ही आया था, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट, सही बोल रहे हैं रोहित सिन्हा जी, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1973 में आया था सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी देख लूँ, अब दोनों आदमी कंफ्यूज करा दिए, ठीक है, मैं देख ही लेता हूँ कब आया था। ये क्वेश्चन पूछा था 1973 में ही आया होगा, मुझे जहां तक की याद है। 1983 में नहीं था, 90 कहीं पे है वो डाटा, वो पूछा था इस बार। आगे ऐसे होगा ही, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर कहीं पे लिखा हुआ होगा, आप लोग नोट्स में देखिएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था 1985 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, 1986, अति महत्वपूर्ण। ये सब एकदम याद रखिएगा आप लोग, कम से कम 10-20 बार आप ये पेज को पढ़िएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया, 33% वन करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अभी भारत में 24.5% के ही आसपास है। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया, ये भी अति महत्वपूर्ण है। 2003 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफिस चेन्नई में खोला गया, ठीक है। तो जैव विविधता से रिलेटेड ऑफिस है, कहां पे खोला गया? चेन्नई में। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफिस कहां खोला गया? तो चेन्नई में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आया? तो 2006 में। 2010 में एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, अगर पूछे एनजीटी का फुल फॉर्म तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट होता है, 2010 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए पूरे भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में टोटल 18 जैव मंडल हैं। कितने हैं? 18 जैव मंडल हैं जो कि आरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन उसमें से 9 को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल, ठीक है, यही होता है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस ये क्या बोले, एडुकेशनल साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही होता है। तो यूनेस्को जो है आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, बिल्कुल सही है, हम भी तो 1973 ही बोले, ठीक है। हाँ, 1983 बोल करके कंफ्यूज हुए थे, तो 1973 में ही है। मैं थोड़ा सा कंफर्म हो लूँ, कहीं पे हमने देखा था, इस नोट्स में भी कहीं पे है वो, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, आगे चल करके कहीं दिखेगा आपका, तो मैं अभी चर्चा करूंगा उसके बारे में, घबराइए नहीं, ठीक है। जो जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, साइंस नहीं, साइंटिफिक कर लीजिएगा, साइंटिफिक, साइंटिफिक है, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 9 यूनेस्को में जो शामिल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। अब से सबसे पहले है जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, वो उत्तराखंड का नंदा देवी, अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का कौन सा है? नंदा देवी। उसके बाद मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जो सतपुरा के बीच में है। अचना कमर एवं अमरकंटक का क्षेत्र, अमरकंटक की पहाड़ी भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में है। सोन नदी वहीं से निकलती है, याद रखिएगा, बिहार से में जो आती है सोन नदी। उसके बाद आपका सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो कि मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है आपका सुंदरवन का डेल्टा। और एशिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है,
ठीक है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा आपका है सुंदरबन का डेल्टा। उसके बाद उड़ीसा का सिमलीपाल है, ये सब जैव आरक्षित क्षेत्र है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा, इस बार क्वेश्चन पूछा था 68 में, आप लोग देखिएगा 68 का क्वेश्चन, तो उसमें ये दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलता है, तो मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, तो यही आंसर था उसका। उसके बाद यहाँ पे केरल में नीलगिरी, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट पश्चिम घाट को मिलाता है, तो वो भी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अंडमान निकोबार में आपका है ग्रेट निकोबार, नोमा, और 2013 में शामिल किया गया था। तो नोमा जो है आपका जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका जो है वो कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। चलिए अब आ जाते हैं उन यूनेस्को में जो शामिल 7 स्थल है उसके बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में है। उत्तराखंड का नंदा देवी जो फूलों की घाटी है, इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। उसके बाद ये आपका केवला देव जो राजस्थान में है, इसको यूनेस्को के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आपका यानी यूनाइटेड नेशन की जो यूनेस्को संस्थान है वो देख रेख करेगी इसका। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो आपका पश्चिम बंगाल में, वो यूनेस्को का पार्ट है। केरल का पश्चिमी घाट जो है केरल से महाराष्ट्र तक, वो यूनेस्को का पार्ट है। मानस राष्ट्रीय पार्क जो कि बाघ के लिए फेमस है, काजीरंगा जो कि गेंडा के लिए फेमस है असम, ये आपका यूनेस्को का पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो यूनेस्को का जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है उसकी चर्चा हमने कर दी। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, अति महत्वपूर्ण है। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, कहना मुश्किल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वन और सबसे ज्यादा जो एससी लोग हैं शेड्यूल कास्ट, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जनजाति है वो आपके मध्य, जहां जंगल होगा वहीं पे अनुसूचित जनजातीय लोग रहेंगे, क्योंकि आदिवासी जो जनजातीय लोग हैं वो जंगलों में ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। और न्यूनतम सबसे, ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है कई बार, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका हरियाणा, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशतता के हिसाब से पूछे, परसेंटेज मतलब ओवरऑल जितना क्षेत्रफल है उसमें ज्यादा वन कहां पर है, तो उस मामले में आपका मिजोरम 1 नंबर पे है, याद रखिएगा। देखिए एक होता है संख्या में, एक होता है प्रतिशतता में। जैसे मान के चलिए अगर हमारा रेंज कुछ है, जैसे 100 किलोमीटर का रेंज है, तो 100 किलोमीटर में अगर हमारे पास 10 किलोमीटर है और वहीं पे 5 किलोमीटर का रेंज है और उसी में अगर आपका 4 किलोमीटर में वन हो गया, तो प्रतिशतता हो गया वो, ठीक है। तो प्रतिशतता हो गया कि टोटल ओवरऑल भूमि का ज्यादा कहाँ वन है, तो टोटल भूमि का सबसे ज्यादा वन आपका मिजोरम में है प्रतिशतता के हिसाब से, राज्य के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, और सबसे कम वन आपका हरियाणा में है, वन है ही नहीं, बहुत कम, न्यूनतम है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है। और प्रतिशत के मामले में अगर न्यूनतम देखिएगा तो पंजाब में, वन आपको दिखाई नहीं देगा, पेड़ पौधे बड़े बड़े जो है पंजाब में आपको दिखाई ही नहीं देंगे, केवल एग्रीकल्चर, कृषि, खेती, केवल खेती, पेड़ पौधे आपको दिखाई ही नहीं देंगे दूर दूर तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूनतम 1% सबसे कम आपका पंजाब में है। उसके बाद विश्व का कुल वन का भारत में मात्र कितना है, 5% ही है। पूरे विश्व में जितना वन है, सबसे ज्यादा वन ब्राजील में है, ठीक है। जो दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील, सबसे ज्यादा वन, और उसको दुनिया का हार्ट, हृदय कहा जाता है, वो फेफड़ा, फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे वन है, याद रखिएगा। और भारत में 1% पूरे विश्व का मात्र 5% ही है, और पूरे भारत में 1% पूरे भूमि का लगभग 24.5% है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 100+ हो चुकी है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट कहां पे है, तो उत्तराखंड में। कब बना था, तो 1936 में, ठीक है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1936 में। कहां पर है, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, हाँ, दुनिया का विश्व का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील को, यहां तक किन्हीं को दिक्कत भी है। अब देखिए बाघ के लिए जो आरक्षित क्षेत्र 48 है टोटल,
वन्य जीव अभ्यारण्य 543 बाघ हैं जो कि 48 क्षेत्र में हैं। बाघ संरक्षण प्लान 1973, बाघ संरक्षण प्लान यही पूछ रहा था। टाइगर प्रोजेक्ट यही पूछा था। आप 68 का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट दिखेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो याद रखिएगा 1973 ये क्वेश्चन। नो सर, क्या चीज नो, क्या नो बोल रहे हैं? क्या नो बोल रहे हैं? नो क्या बोले? नो सर, क्या चीज गलत हो गया बताइए। 1973 में ही आपका जो बाघ संरक्षण प्लान आया था, टाइगर प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नो सर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं या कोई प्रॉब्लम है बताइए। चलिए, देखिए ये सब अति महत्वपूर्ण है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण में, निश्चित तौर पे ये पूछेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बीपीएससी वही सब क्वेश्चन आपको घुमाते फिराते रहता है, ठीक है। चलिए, बाघ दिवस 29 जुलाई, ये भी अति महत्वपूर्ण है। बाघ दिवस 29 जुलाई 1973 और 29 जुलाई, ये दोनों याद रखिएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार 68 में पूछा था, ठीक है, तो हो सकता है आपको भी पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर वही सब है, बदला नहीं है अभी, ठीक है। जो 68 वाला क्वेश्चन सेटर है वही क्वेश्चन सेट करेगा आप लोग का भी। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो हावी रहती है। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना माइंड सेटअप होता है, ठीक है, तो वहां जो क्वेश्चन सेटर हैं उनका भी अपना एक माइंड सेटअप है, ठीक है, तो वो कहां कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले तो हम लोग एकदम कंफर्म बता देते थे मेंस में, प्री में भी, कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 110% वहां से आ जाता था। लेकिन 68 से थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि टीम में नए नए मेंबर आए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग भी उस पर अब रिसर्च करेंगे, जो नए लोग आए हैं वो किस तरीका का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो उसमें जो सब क्वेश्चन दिखाई दिया, तो वो सब हम बता रहे हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है कि उस आपके भी एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे दें। हाथी योजना 1992। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उद्यान, अब देखिए जो बृहत परिस्थितिकी तंत्र, बृहत क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका 1986 में नीलगिरी है। अगर पूछे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो नीलगिरी। कब बनाया गया था? 1986, जिसको कि जैव विविधता हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। और ये खास करके पश्चिमी घाट जो है केरल, ठीक है, पश्चिमी घाट, तो वहां पे सबसे बड़ा आपका हॉट स्पॉट केंद्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपका मन्नार की खाड़ी दे दिया था ऑप्शन में। जैसे हिमालय का पूछा, ऑप्शन में आपका हिमालय का दिया हुआ था। मैं क्वेश्चन भी आपको जब करवाऊंगा, तो जो अभी 2 4 5 वर्ष का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा। तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता मन्नार की खाड़ी या पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, वही बगल में सब ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जैव विविधता, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पर्यावरण, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था के बारे में, साथ साथ आपने जो अनुच्छेद है उसके बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में आप लोग पढ़ लिए। और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग के पास नोट्स है, उसको बार बार देखते रहिएगा। अब देखिए, अब आप लोग के लिए जो है आसान सा टॉपिक आ गया, प्रदूषण। बचपन से ही आप इस टॉपिक पे पढ़ते आते हैं और ये टॉपिक आप लोग का फेवरेट है। और प्रदूषण जो है हर एक जगह कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते ही सुनते ही रहते हैं, तो इसमें तो कोई तरह का दिक्कत ऐसे होगा नहीं। फिर भी थ्रोली हम आपको एक बार अच्छे से जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उसको लेकर के चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा जो वायुमंडल है या जलमंडल है, उसमें जब अवांछित पदार्थ आ जाते हैं जो जीव जगत के लिए
खतरा उत्पन्न कर देते हैं, तो वही अवांछित पदार्थ को ही पोल्यूटेंट कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है, और ये घटना जो है प्रदूषण कहलाती है। तो यहाँ पर प्रदूषण के कई प्रकार हैं, खास करके मेन रूप से तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है, लेकिन अन्य के तहत आप मृदा प्रदूषण भी ले सकते हैं, धातु प्रदूषण भी ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी होता है, जो कि आपके जितने भी रासायनिक जितने भी परमाणु संयंत्र हैं वहां से रेडियो एक्टिव प्रदूषण निकलता है। फिर आपका अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उसको नष्ट किया जाता है, वहां भी प्रदूषण हो रहा है, तो उसको अंतरिक्ष प्रदूषण कहते हैं। जो आप जरूरत से ज्यादा आप ध्वनि क्रिएट करते हैं शादी विवाह से लेकर के हर एक प्रोग्राम पार्टी में, तो वो भी आपका ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, या जो भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं वो ध्वनि निकालता है, उससे भी आपका प्रदूषण होता है। साथ साथ जैव प्रदूषण, तो ये सारे प्रदूषण को हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। अब देखिए प्रदूषण का सामान्य परिचय। पर्यावरण के विभिन्न घटकों या तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा, वृक्ष आदि में होने वाला अवांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, जो कि जीव जगत के लिए हानिकारक होने लगता है। जैसे आपका शुद्ध वाटर जीव के लिए फायदा कारक है, लेकिन जब आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो आपको तरह तरह का बीमारी हो सकता है, जैसे हैजा, प्लेग, ये सब हो जाता है। ठीक है, मलेरिया, हैजा वहीं पे होगा जहां गंदा पानी रहता है, तो गंदा पानी पीने से आपको हैजा हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वही पानी आपके लिए क्या हो गया? हानिकारक हो गया। जैसे हम लोग शुद्ध वायु लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में जो भी है, लेकिन जब हम लोग अशुद्ध वायु लेंगे तो हृदय संबंधित, फेफड़ा संबंधित बहुत तरह का रोग हो जाता है, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो वही चीज हम लोग इसके तहत अध्ययन करेंगे, और उसमें कौन कौन से गैस के कारण हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सब बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम निम्नलिखित भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो ये सब आपको हमने दिखा ही दिया। कारण प्रभाव विशेष करके अब हम लोग देखेंगे, मेन रूप से कारण देखेंगे और प्रभाव देखेंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता क्यों है? हाँ, अभी देखिए जो इन्वायरमेंट साइंस का है, हमने क्वेश्चन अभी सेट ही कर रहा हूं मैं आपको। इकट्ठे जो है कम से कम 200-250 क्वेश्चन में इकट्ठा दूंगा, ठीक है। और इकट्ठा जब पूरा थ्योरी हो जाएगा तो इकट्ठा आपको मैं पूरा पीडीएफ बना करके ईवीएस का दे दूंगा, 200 क्वेश्चन, उससे बाहर आपका बीपीएससी पूछेगा ही, ठीक है। इतना भरोसा रखिए। नोट्स और आप जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, आप राष्ट्रीय आंदोलन का ही देख लीजिए और बीपीएससी के इतिहास का क्वेश्चन निकाल लीजिए, 1 साल 2 साल 5 साल पहले से, और अब आप उसको देखिए, मिलाइए कि हमारे नोट्स में वो क्वेश्चन कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आप पाइएगा कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे नोट्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा थ्योरी पे भरोसा रखते हैं। ऑब्जेक्टिव चूंकि क्रिएटेड होता है, वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा थ्योरी से ही। इसीलिए पहले हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन लगभग दे देंगे, अप लेवल उसका यूपीएससी तक का आपको दे देंगे, जिससे कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। जो भी लेवल का पूछेगा, आसान पूछेगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा, थोड़ा टफ भी पूछेगा तब भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ तो सीख रहे होंगे, इतना चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो कुछ तो आप सीख रहे होंगे पर्यावरण के बारे में, परिस्थितिकी के बारे में। अभी देखिए पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानिए। विभिन्न मानवीय गतिविधियों, जैसे खास करके वाहन का धुआं, जो आप धुआं जो भी बाइक चलाते हैं या जो भी मोटर वाहन है, वो आपको क्या करता है कि तरह तरह का जो है धुआं निकालता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ यहाँ पर क्या है सर? तो सीओ नहीं जानते, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो जब आप वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आपका क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और उससे आपके पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और वह जहरीला गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सीसा हो गया, तो जो आपका धुआं जो निकलता है उसमें सीसा के कण भी रहते हैं। जब पेट्रोल जलता है तो उसमें सीसा का कण भी निकलता है, तो जिस कारण से वो आपके श्वसन नली में जाता है, तो वो आपका पूरा सिस्टम जो है फेफड़ा तक आपको डिस्टर्ब करता है। तो ये आपका पोल्यूशन से हो गया।
वायु प्रदूषण, और उद्योग से जो आपका H2S, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो गैस निकलता है, सल्फर ऑक्साइड या N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैस क्या करता है कि आपको अम्ल वर्षा भी करवा देता है, जिससे भी हानि होती है। उसके बाद एक घटना घटित हुआ था, ये कई बार पूछा, VVI का स्क्वायर है ये, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, अति महत्वपूर्ण है। और किस गैस का रिसाव हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी वायु प्रदूषण का ही एक पार्ट है। तो 1984 में घटित हुआ था, ये याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद कोयला खनन से आपका मीथेन गैस निकलता है। सिगरेट के धुआं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि अत्यंत विषैला पदार्थ है। अगर आप घर में लैंप लालटेन जला करके पूरा रूम पैक करके सो जाइए तो हो सकता है सुबह तक गायब हो जाइएगा, इतना जहरीला होता है। तो कभी भी, पहले क्या था कि जब, अभी तो लाइट का जमाना है, तो पहले लोग क्या होता था कि डिबिया उबिया होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोग कई बार वो जला करके सोते थे और सुबह मृत पाए जाते थे। तो क्यों? तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से वो मर जाते थे। तो बहुत जहरीला गैस होता है। सर्वाधिक प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक गैस आपका कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होगा, क्या हो सकता है? जो वायु प्रदूषण है उससे क्या क्या हो सकता है? एक तो कारण हमने बताया, जितने भी वाहन हैं, मोटर वाहन हैं, सबसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, साथ साथ शीशा निकलता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकलते हैं जो कि हानिकारक हैं। अब देखिए अम्ल वर्षा, ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में जो है आपका अम्ल वर्षा, ये वायुमंडल है, डॉ है, वायुमंडल में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की अधिकता होने से इनका जो है अम्ल वास हाँ, ये जो है, ये सब जब निकलता है तो ये सब जो वायुमंडल में है वो वाष्प से अभिक्रिया करके, ये सब निकलता जो है धुआं, वो वाष्प से अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, ये सब अम्ल बना लेता है। और फिर जब वह वर्षा के साथ पृथ्वी पे आता है तो उसी को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो H2SO4 HNO3, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख घटक कौन हो गया? आपका H2SO4 और HNO3, याद रखिएगा। अब यहां तक आप लोग समझ गए हैं, तो हो सकता है अम्ल वर्षा का पूछ देगा कि मेन जो होता है उसका तत्व, तो H2SO4 HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण ये आपका अम्ल वर्षा होता है। तो सल्फर और नाइट्रस, ये याद रखना है। उसके बाद अम्ल वर्षा के विभिन्न प्रभाव, तो मानव स्वास्थ्य में विकृतियां लाएगा, किलर लेक झील का निर्माण, ठीक है, ताजमहल जैसे है, स्टोन है, लेप्रोसी आदि वर्तमान समय में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का भी क्षय हो रहा है, पत्थर का रंग जो है उजला से पीला हो रहा है। सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा नॉर्वे, यूरोप और कनाडा, उत्तरी अमेरिका जो देश है, उत्तरी अमेरिकी देश, वहां पे सबसे ज्यादा ये अम्ल वर्षा देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर, ब्रिटेन में स्थित है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां है? तो मैनचेस्टर, ब्रिटेन में। अब आ जाइए प्रकाश रासायनिक धूप कोहरा, ये भी आपका वायु प्रदूषक के ही अंतर्गत आता है, और इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन के द्वारा होता है। ये आपका रासायनिक धूप कोहरा बना देता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। अब मानव शरीर पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह रक्त, चूंकि देखिए आपका जो रक्त होता है, जितना ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वो उतना अच्छे से काम करेगा। शरीर,
जो आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो सेल्स को नष्ट करता है, ठीक है। तो रक्त पर ये प्रभाव डालता है, जो रेड ब्लड सेल है उसको ये प्रभावित कर देगा, हीमोग्लोबिन को प्रभावित कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। शीशा आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, धूल कण आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है, और मरकरी, ठीक है, मरकरी जो पारा होता है वो आपके पेट संबंधित, उदर संबंधित बीमारी को पैदा करता है। तो ये सब वायु प्रदूषक हैं जो कि मानव शरीर के विभिन्न अंग को प्रभावित करता है। तो मरकरी याद रखिएगा, जिसको पारा बोलते हैं, वो आपको उदर संबंधित बीमारी लाएगा, पेट में बीमारी लाएगा। धूल कण फेफड़ा को प्रभावित करता है, शीशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए उपाय समाधान। अब इसका उपाय क्या है? तो पर्यावरण के प्रति सबसे पहले जागरूकता लाइए। दिल्ली मुंबई सहित देश के 10 बड़े शहरों का वायु प्रदूषण मापा गया। CO, SO2, NO2 वैकल्पिक ईंधन का विकास किया जाए, जैसे अभी इथेनॉल का विकास किया जा रहा है, या आने वाले समय में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। तो जो कि आपका क्या होगा, जैसे बीच में अभी CNG का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सब उतने वायु प्रदूषक तत्व नहीं है इसमें। तो इससे क्या होगा, आपका जब वाहन से जो धुआं निकलेगा तो वो प्रदूषण नहीं फैलाएगा। जैसे LPG गैस का यूज करना, CNG, दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो मैक्सिमम गाड़ियां CNG पे चलती है, आने वाले समय में वो हाइड्रोजन पे चलेगी, ठीक है। तो ये सब आपका वायु प्रदूषण को कम करेगा। तो यानी जितने भी मोटर वाहन हैं तो उसमें आपका जो वैकल्पिक ईंधन का सोर्स है, तो उसका जैसे आप इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएगा कुछ दिन में, इलेक्ट्रिक वाहन, तो उसका जब प्रयोग होगा, या अभी आपका इथेनॉल, इथेनॉल बहुत कम प्रदूषण पैदा करता है। तो अभी आपके पेट्रोल में 10% तक, 10 से 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है, 20% तक मिला करके उससे भी आपका प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो ये सब उपाय है। डीजल के नए रूप जैसे शुद्ध डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोमास, बायोमास में ये स्व कीजिए, दंत स्व, ठीक है, गैसोहॉल आदि। तो ये सब का जब हम लोग प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में, तो यहाँ पर प्रदूषण कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का इसका वैकल्पिक सोर्स है, या इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए पवन ऊर्जा को अपनाया जा सकता है, सौर ऊर्जा को अपनाया जा सकता है। तो ये सब से आपका वायु प्रदूषण रुकेगा। तो ये सब आपको पूछेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट जानिए, इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। हाइड्रोजन का प्रयोग होगा तो ये बहुत कम प्रदूषण पैदा करता है और बहुत ज्यादा क्षमतावान है। अब CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब प्राकृतिक गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहां से आपका मुख्य घटक क्या है? इसका मीथेन है, और अन्य घटक इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर इथेन, प्रोपेन इसका किसका घटक है? तो आपका CNG का। लेकिन अगर पूछेगा कि LPG का, जो आप भोजन बनाते हैं, तो वहां ब्यूटेन रहता है, वहां क्या रहता है आपका? ब्यूटेन रहता है। तो मुख्य घटक यहाँ पर मीथेन है, CH4, अन्य घटक इथेन और प्रोपेन। संरचना इन गैसों का समान वायु दाब की तुलना में 160 से 200 गुना ज्यादा स्तर पर कंप्रेस्ड किया जाता है। लाभ रंगहीन है, गंधहीन है, हवा से हल्की है, कम प्रदूषक है, कम लागत है, ऊर्जा बचाव है। समस्या, हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है कि इसमें आग लगने का खतरा रहता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली वगैरह में लेकिन CNG का ही प्रयोग किया जाता है। अब धीरे धीरे वहां पे इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाने लगेगा, और उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे देश में आपका इलेक्ट्रिक वाहन ही सबसे ज्यादा आपका प्रयोग किया जाएगा। चूंकि पेट्रोलियम महंगा होते जा रहा है और प्रदूषक भी है, तो सरकार सब्सिडी दे करके भी नए तकनीक को लाना चाहेगी, ठीक है। अब देखिए, नए प्रकार के डीजल, शुद्ध डीजल, सल्फर की मात्रा सामान्य डीजल से कम रहता है। जैसे सामान्य डीजल में 0.05 सल्फर रहता है, जबकि शुद्ध डीजल में
मात्र 0.02 रहता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, सल्फर की मात्रा सामान्य डीजल की तुलना में काफी कम रहता है। बायोडीजल, इस प्रकार के ईंधन जैव स्रोतों द्वारा उत्पादित होते हैं, खास करके रतन जोत का तेल होता है, या अभी आपका जो इथेनॉल है, तो इथेनॉल को भी पेट्रोलियम में मिला करके उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे कि आपका प्रदूषण कम होगा। और जो कृषि अपशिष्ट है, जैसे गन्ना है, तो गन्ने का जब आप रस निकाल लेते हैं तो उसका जो अपशिष्ट होता है तो उससे इथेनॉल बनाया जाता है। तो एक तो आप क्या किए कि जो भी आपका अपशिष्ट है उसका भी यूज कर लिए, और साथ साथ पेट्रोल, अगर मान के चलिए पेट्रोल अगर 100 रुपये लीटर है तो वो आपको इथेनॉल 20 से 30 रुपये लीटर पड़ता है। अगर आप 10 लीटर में 2 लीटर भी अगर आप इथेनॉल मिला दिए तो आपका औसतन रेट पेट्रोल का घट जाएगा। एक तो रेट आर्थिक बचत होगी, साथ साथ वह वायु प्रदूषण बहुत कम करता है। तो वो सब आपका बायो डीजल के अंतर्गत ही आता है, पेड़ पौधे से तैयार, जैसे जेट्रोफा या रतन जोत उपयोग डीजल के साथ मिलाकर किया जाता है। कम प्रदूषक है, कम सल्फर है, गंधहीन है, और लुब्रिकेशन उसमें बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए आप बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं। बायोमास, बायोमास का तो आप लोग प्रयोग जानते ही होंगे, कृषि अपशिष्ट, उदाहरण स्वरूप गन्ना का छिलका या धान का भूसी से बायोमास तैयार किया जाता है। बायोगैस, मवेशी के गोबर से, जिसको गोबर संयंत्र भी कहा जाता है, तो वहां पर बायोगैस ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय मोटर वाहन ईंधन नीति वो क्या है, तो किसके द्वारा आई थी, तो माशेलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मोटर वाहन ईंधन नीति को लाया गया था। इसके तहत आप देखिएगा कि ऐसे वाहन, देखिए यहाँ पे मापदंड दिया गया है कुछ। उद्देश्य वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और विभिन्न प्रकार के मापदंड बनाना है। ये मापदंड यूरोप में प्रचलित हैं। ठीक है, जैसे यूरो 1 आया था, फिर यूरो 2 आया था, इस प्रकार से। इसके तहत कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आदि पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। यूरो 2 में धूल कण पर भी नियंत्रण, वर्तमान में यूरोपियन देश में यूरो 4 कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपको वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए वैश्विक पहल भी जारी है। और आपके भी देश में जो है आपका जो पॉल्यूशन होता है आपको समय समय पे बनवाना पड़ता है, साथ साथ इंजन भी, ठीक है, उसमें भी 6 और 4 आते रहता है। ठीक है, तो वो आपको बदलना रहता है कि उसका टाइम पीरियड रहता है, BS6 BS4 पहले था। तो ये सब आपका एक नियामक बना करके उससे भी वायु प्रदूषण कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण क्या है, औद्योगिक मलबा, जैसे चमड़ा उद्योग का मलबा, जो भी आपका चमड़ा जहां पे तैयार होता है उसका जो गंदगी है, मलबा, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कानपुर है या आगरा है जहां पे, वहां पे बहुत ज्यादा आपको चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, तो वहां की जो गंदगी है वो आपका जो नदी है आसपास, उसमें यमुना नदी है तो उसमें बहा दिया गया, गंगा है तो गंगा में बहा दिया गया, तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। और उस कारण से जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आर्सेनिक आपको पानी में दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का भूमिगत जल प्रदूषण है आपका आर्सेनिक, जो कि आपके जीवन के लिए खतरा है, बहुत तरह के बीमारियों को यह पैदा करता है आर्सेनिक। उसके बाद आपका दामोदर नदी, ये जो आपका है दामोदर नदी, वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है भारत की। तो ये याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां में आपका दामोदर नदी आता है। इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। हाँ, शुगर फैक्ट्री में ही बनता है इथेनॉल, बिल्कुल। शुगर जहां बनाए जाते हैं चीनी, तो वहां पे जो अपशिष्ट निकलता है, तो अब बहुत जगह जो जहां पे चीनी मिल बंद था, तो बिहार सरकार ने वहां पे क्या किया है कि वहां पे इथेनॉल बनाने का प्लांट लगा दिया है। और सबसे बड़ा प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है इथेनॉल का। ठीक है, तो बिहार सरकार इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है इथेनॉल पे। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार में सबसे बड़ा जो है इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया है, तो पूर्णिया में, याद रखिएगा। जल प्रदूषण के मापन में ऑक्सीजन को आधार बनाया जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कितना है, और खास करके जहां पर उसमें हम लोग ने बायोलॉजी में पढ़ा था, जिसकी मात्रा ज्यादा होती उससे पता चल जाता है। वो क्या ध्यान से उतर गया, देखिए। तो जो आपके जल में प्रदूषण की मात्रा, लाइकेन, लाइकेन ही बताया था ना हमने,
लाइकेन जहां पे रहता है तो वहां पे आपका जल प्रदूषण कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल प्रदूषण के मापन ऑक्सीजन के आधार पर किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है तो वह शुद्ध जल होगा। ठीक है, तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रभाव मानव शरीर पर जल प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां, खास करके हैजा, पीलिया, ये सब पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं आप लोग। ठीक है, जॉन्डिस, पीलिया रोग, पांडु रोग भी जिसको कहा जाता है, हैजा, ये सब आपके जल प्रदूषण से ही होता है। ठीक है, इससे जलीय जीव जंतु, जलीय पादप और पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। हाँ, लाइकेन ही। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मैं इतने सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे डाटा जो है मुझे पता रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि एट ए टाइम आ नहीं पाता है अंदर से बाहर। ठीक है, तो ये हो जाता है, एक दो सब्जेक्ट पढ़ाते कम से कम तो 15-20 सब्जेक्ट हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है, समय समय पर किए गए प्रावधान। ठीक है, तो समय समय पे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, खास करके जल प्रदूषण को लेकर के, तो सबसे अंतिमा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे, याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। बाद बाकी भूल गए तो कोई बात नहीं है। नमामि गंगे ये पूछा हुआ बीपीएससी में, फिर पूछेगा ये 2014 में, लेकिन और भी याद रखिए। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। 1985-86 में गंगा कार्य योजना राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को 1985-86 में। उसके बाद 1993 में यमुना एक्शन प्लान आया, गोमती एक्शन प्लान आया 1993 में। 1995 में आपका राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना बनाए गए। 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण, नदी, झील और तालाब में सब में अंतर होता है। नदी बहता हुआ जल हो गया, झील जहां पानी स्थिर हो। तो नदी कभी नहीं जम सकता, लेकिन झील क्या होगा, ठंड में जम सकता है, क्योंकि वो पानी एक जगह स्थिर रहता है। तो नदी झील में यही अंतर होता है। तो जो बड़ा क्षेत्र में पानी जब जमा रहता है उसको झील कहते हैं, वही जब छोटे एरिया में जमा रहता है उसको तालाब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 2009 में याद रखिएगा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। और 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, बीजेपी जब आई 14 में, तो नमामि गंगे मिशन लाई, जिसके तहत गंगा को साफ करने का प्रावधान किया गया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? क्या लिख रहे हैं सर आप ऑलराउंडर? ऐसी बात नहीं है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूं। कुछ जगह पे मुझे भी, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता था इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश आता है, मैं खुद समझ लेता हूं और बेसिक जानकारी है। लेकिन आप कहिएगा पढ़ाने के लिए, तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता हूं उसको, उस सब्जेक्ट को, बाद बाकी मैं पढ़ा लेता हूं। ठीक है, चलिए, मृदा मिट्टी प्रदूषण। मृदा मिट्टी प्रदूषण वो था आपका जल प्रदूषण। महत्वपूर्ण तथ्य को हमने आपको बता दिया। अब देखिए, मिट्टी का प्रदूषण आप लोग को पता ही होगा। जैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, जहां तहां फेंक देते हैं, जिधर खाए उधर ही फेंक दिए। अब वो क्या होगा कि वो बरसों तक, यानी एक अगर आप प्लास्टिक पॉलिथीन अगर आप नीचे फेंकते हैं तो वो कम से कम उस सैकड़ों वर्ष में भी वो खत्म नहीं होता है। 200 वर्ष लग जाते हैं एक प्लास्टिक को खत्म होने में। ठीक है, अब सोच लीजिए आपकी तीन पीढ़ी खत्म होगी तब जाके वो प्लास्टिक खत्म होगा। तो वो क्या करेगा, वो आपके मृदा को प्रदूषित कर देता है और वो वहां की मिट्टी बंजर हो जाती है। तो ये सब आपका खास करके, उसके बाद आप लोग खेत में जो प्रयोग करते हैं रासायनिक खाद, कीटनाशक का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इससे भी आपका मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कारक है। कृषि क्षेत्र से संबंधित खास करके रासायनिक खाद जो आप प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं, ये सब आपका क्या करता है कि मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद झूम खेती। झूम खेती कैसे होता है, खास करके पहाड़ी ढलानों पे होता है झूम खेती। और ये सब क्या होता है कि जब पहाड़ों को काट करके, जहां ढलान है, जंगल को काट करके बनाया जाता है सीढ़ी नुमा, और फिर वहां खेती की जाती है, फिर उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर वहां वन आ जाते हैं, फिर उसको दोबारा फिर कभी काट करके, तो इस तरीका से किया जाता है।
तो वनों का न्यूनीकरण, वृक्षों का कटाव, नदी संबंधित, तो नदी का तटों का कटाव। अब देखिए यहाँ पर झूम खेती से भी आपका क्या होता है कि मृदा प्रदूषण होता है, और साथ साथ अगर आप वृक्ष का कटाव करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, तो उससे भी मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह धंस करके चली जाती है, उससे भी आपका प्रदूषण होता है। नदी के तट का जो पार्ट होता है तटीय, वो भी कटाव के कारण जो मिट्टी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो भी आपका कारक है। तो वन संबंधित आपका ये सब कारक है। उसके बाद ये सब से आपको मृदा प्रदूषित हो जाता है। तो मृदा प्रदूषण मेन रूप से हम लोग जब वनों की कटाई कर देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, फिर वहां पर खेती करने के लायक बनाते हैं, फिर वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे अगर घास चली गई, कट गई, तो वहां पे क्या होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है वो धंस जाता है बहाव के साथ, और उसके बाद वहां पे क्या होगा कि मिट्टी बंजर हो जाती है, तो वो भी मृदा प्रदूषण का ही पार्ट है। अब आ जाइए धातु प्रदूषण। ठीक है, तो कई धातुओं की अधिकता के कारण भी आपके शरीर में तरह तरह के कह सकते प्रॉब्लम आ जाता है, और खास करके धातु का प्रभाव जो है आपके मानव शरीर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर आपके वाटर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको वह प्रभावित करेगा, आपके जो पेट है, नाद है, उसमें आपको परेशानी करेगा। जैसे शीशा है, तो शीशा अगर आपके वाटर में ज्यादा निकलेगा, पानी में शीशा की मात्रा, या आप जो वायु लेते हैं उसमें शीशा का कण होगा, तो वो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। सर दर्द रहेगा, आप चिड़चिड़ाहट महसूस कीजिएगा, हर हमेशा टेंशन में रहिएगा, तो ये शीशा के कारण होता है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट की मात्रा अगर बढ़ गई आपके ब्लड में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हड्डी में आपको विकृतियां आने लगेगी, और आपको लकवा जो होता है, पैरालिसिस, वो आपको अटैक कर सकता है। कैडमियम से आपको किडनी और गुर्दा, लीवर संबंधित बीमारी हो सकती है, अगर ये आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में आ जाए तो। ठीक है, तो यहां से भी आपका ये धातु प्रदूषण के अंतर्गत हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये अति महत्वपूर्ण है। खास करके आप देखिएगा, जितने भी रासायनिक जो विखंडन अभिक्रिया करा के परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र आखिर होता क्या है, तो वहां पे नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया करवाया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, उससे वहां पे ऊर्जा तैयार किया जाता है विखंडन अभिक्रिया करवा के। यानी एक भारी नाभिक को तोड़ करके छोटे छोटे नाभिक में खंडित किया जाता है, और उससे एनर्जी निकलती है, और उसको एक नियंत्रण कैडमियम के क्षय या बोरोन के क्षय के द्वारा नियंत्रण करके, ऐसे कीजिएगा तो विस्फोट हो जाएगा, तो नियंत्रित अभिक्रिया करवाया जाता है। तो उससे जो तत्व निकलते हैं वो भी आपके मानव शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो वही रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि तत्वों से विकिरण, विशेषकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो भी नाभिकीय रिएक्टर है, जैसे काकरापार है। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारे हैं, फिर आगे मैं आपके नोट्स में ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, रावत भाटा है राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हैं, 7 परमाणु संयंत्र भारत में भी हैं जो कि बिजली तैयार करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खास करके ये एक घटना घटित हुई थी रूस में, चेरनोबिल की घटना है, जहां पर परमाणु संयंत्र में ही विस्फोट हुआ था। जापान का फुकुशिमा में हो गया था, जब वहां भूकंप आया था फुकुशिमा में, तो वहां का परमाणु संयंत्र ही विखंडित हो गया था, और नाभिकीय वहां पे जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, मर गए। तो ये सब घटना घटित हो चुकी है। रेडियोधर्मी पदार्थ का जो मापन किया जाता है रोंटगेन रेंड यूनिट के आधार पर किया जाता है, 250 रेंड से ज्यादा, ये याद रखिएगा, 250 रेंड से ज्यादा अगर रेडियोधर्मी विकिरण होता है तो वो मानव के लिए खतरनाक है, यानी वह मानवों में अनुवांशिक विकृति ला सकता है, बीमारियां लाएगा, चर्म रोग संबंधित, कैंसर संबंधित बीमारियां यहां पर हो सकती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सर ओवर हो रहा है, और हम चाह रहे हैं कि ये प्रदूषण कम से कम कंप्लीट हो जाए। मैं समझ रहा हूं कि आपका ओवर हो रहा है, लेकिन ये प्रदूषण है कि खत्म नहीं हो रहा है। अब ध्वनि है 2 लाइन का है, तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। जनरली हम लोग जो बातचीत करते हैं वो 45 डेसिबल ध्वनि, अगर उससे ज्यादा अगर हम लोग बोलते हैं तो वो प्रदूषण ही माना जाता है। खास करके जितने भी आपके उद्योग धंधे हैं वहां पे 80-90
डेसिबल तक का आपका ध्वनि निकलता है, लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लगभग 45 डेसिबल तक सही माना जाता है। ठीक है, तो इससे अगर अधिक जो ध्वनि निकालिएगा 45 डेसिबल से ज्यादा, तो वो मानव के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। उससे क्या होगा, श्रवण दोष होगा, सुनाई कम देगा, नींद नहीं आएगा, मस्तिष्क और हृदय संबंधित रोग हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए जैव प्रदूषण। तो जैव प्रदूषण जो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है, जैव प्रदूषण हो जाता है। तो इसका खास करके जैविक हथियार में प्रयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में जैव प्रदूषण, जैसे आपका कोरोना क्या था, एक प्रकार का जैविक अटैक ही था। जैव प्रदूषण, एंथ्रैक्स आदि का उपयोग आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियार के रूप में किया जा रहा है। जो क्या होगा कि आपके यहाँ आकर के वो वायरस, विषाणु आपके शरीर को, आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके जो भी शरीर के पार्ट है उसको प्रभावित करते हैं। अब आ जाइए अंतरिक्ष प्रदूषण। अंतरिक्ष प्रदूषण हो गया कि अंतरिक्ष में बहुत सारे जो सैटेलाइट, एक क्लास जो हम लेंगे वो आपको सैटेलाइट वाला भी लेंगे साइंस टेक में, अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं और मिसाइल वगैरह भी छोड़े जाते हैं। तो अगर मान के चलिए वो ऊपर जाके नष्ट होते हैं, या सैटेलाइट जो ऊपर जाके रोटेट होता है, तो उसका एक पीरियड होता है कि जब तक वो चलता है, लेकिन वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, उससे वहां पे वो कचरा जमा हो रहा है धीरे धीरे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वही आपका अंतरिक्ष प्रदूषण कहलाता है। अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियां, अंतरिक्ष अनुसंधान में ये सबसे ज्यादा अंतरिक्ष प्रदूषण हो रहा है। और खास करके उपग्रह जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, जिससे कि वहां पे प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद जागरूकता बढ़ाना, तकनीकी विकास कि जिससे कि वो जो सैटेलाइट ऊपर में घूम रहा है, जो यूज करना, काम करना बंद हो गया, तो उसको फिर एक जगह करके या ऊपर में ही विनष्ट कर दिया जाए या उसको धरातल पे गिरा दिया जाए। तो ये सब तकनीक के माध्यम से ही अंतरिक्ष प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज अब इतना ही रहने देते हैं, ओजोन वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था 68 बीपीएससी में कि क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना होता है, तो 13 किलोमीटर। 18 8 26, औसत 26/2 यानी 13। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा था कि ओजोन का कितना औसत ऊंचाई है, तो 13 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास और चलेगा आपका ईवीएस, उसके बाद 200 क्वेश्चन लगभग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ईवीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप लोग थक गए और टाइम भी आपका हो गया, 10 बज गए, और मैं लगातार 8:30 बजे से अभी तक लगातार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ लगातार कंटिन्यू ये सब मैं बोल रहा हूँ। सर कंप्यूटर के लिए ऐप बताइए। फिलहाल हमने आपको उस दिन बताया था कि आप एक बुक मंगा लीजिए अमेजन के साइट से। ठीक है, हमने लिंक भी कई लोगों को भेज दिया था, दिशा पब्लिकेशन का है शायद। ठीक है, वो आप मंगा लीजिए और उसको बनाइए, और नेट पे सर्च मारिएगा ना, बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक। ठीक है, अगर मैं खोजूंगा, अगर कोई मिलेगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोग जुड़े इसके लिए।